हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। और रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं डेली। ओके, तो 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, 5000 से ज़्यादा। साथ ही इसमें 2012 से 22 तक के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे परचेज करना है स्क्रैच कोर्स को PDF को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अभी से शुरू करते हैं क्योंकि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है। सरकारी सीट लेना है तो भाई अभी से आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार फिर से जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन है सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए, प्रश्न है, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? उपभोक्ताओं की आय पर, या उनके अपने मूल्य पर, या उपभोक्ताओं की रुचि पर, या उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं पर? बताएं पहला का राइट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो ये होती है उनके अपने मूल्य के परिवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। चलिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, या एसोचैम के द्वारा, या RBI के द्वारा, या फिक्की के द्वारा? बताएं सब लोग, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, दूसरा का जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए आगे चलते हैं। व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? शकल, घरेलू, निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय, या निजी उपभोग व्यय? बताएं तीसरा का राइट आंसर क्या होगा। व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें देखिए शामिल मूल्यह्रास व्यय नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी शामिल किए जाते हैं। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? बताएं सब लोग, निम्न में से कौन सा विषय जो है केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना, या बैंकिंग, या विदेशी ऋण, या मजदूर संगठन? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जैसे एक शिक्षा बहुत पूछा जाता है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें केंद्रीय सूची में कौन सा नहीं है, कौन सा विषय नहीं है? तो इसमें मजदूर संगठन आपका नहीं है केंद्रीय सूची में। ठीक है, तो चौथा का सी जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये किस पर आधारित है? ये फलन जो है किस पर आधारित है आपको बताना है। लॉब डगलस उत्पादन फलन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है मापक का स्थिर प्रतिफल पर। ठीक है, 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? बताएं सब लोग, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत, या किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, या दिनों दिन कार्यवाही का अंत, या इनमें से कोई नहीं? बताएं सब लोग, छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, यही आशय है। तो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से विषम क्या है? यहाँ पे दिल्ली परिवहन निगम लिखा हुआ है, भारतीय रेल लिखा हुआ है, किंगफिशर एयरलाइन लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है। तो इसमें विषम आपको बताना है। बताएं सब लोग,
तो देखिए इसमें दिल्ली परिवहन निगम हो गया, भारतीय रेल हो गया, ठीक है, एंड किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, ये सब क्या है, तीनों परिवहन क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें अलग है आपका, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है अनुकूल नहीं है? तो इसमें ये सही है, ठीक है, ये सही है, यही तो नहीं सही है। अनुच्छेद 17 जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है, यहाँ पे उपाधियों का समापन दिया गया है, तो बाकी ये आपके सही है, तो सी आपका इसमें नहीं सही था, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? बताएं सब लोग, किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाले थे, ठीक है, और ये पहले राष्ट्रपति भी थे। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? छपने वाला प्रश्न है, सीधे स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, किस संशोधन अधिनियम के तहत, ये आपको बताना है। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, और अगर आप लोग पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं तो स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा। ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13वीं शताब्दी में जो है राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? सबसे पहले तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है पता होना चाहिए, राजस्थान में है, माउंट आबू में। तो इसे किसने बनवाया था ये आपको बताना है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है बनवाया गया था तेजपाल के द्वारा, ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न के जोड़े बनाइए, जोड़े बनाइए। विक्रम संवत का काल क्या है, ठीक है। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विक्रम संवत 58 BC हो जाएगा, ठीक है। शक संवत आपका जो है 78 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलचुरी संवत ये आपका 248 हो जाएगा, ठीक है। गुप्त संवत आपका 320 हो जाएगा। तो 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर विक्रम संवत और शक संवत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। GIS किसका लघु रूप है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, GIS का। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। लास्ट में अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। GIS किसका लघु रूप है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महावीर कौन थे? मतलब जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये आपको बताना है। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। महावीर कौन थे, कौन से नंबर के जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के? तो 24वें तीर्थंकर थे, और इनका बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, वर्धमान इनका बचपन का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। आप लोग बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी जो है हिमालय से परे की नदी है? बताएं सब लोग, निम्न में से जो है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, सतलुज या हिमालय या रावी, सॉरी यहाँ पे यमुना है। निम्न में से कौन सी नदी जो है हिमालय से परे की नदी है? तो वो है सतलुज, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बताएं, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने, ठीक है, याद रखिएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जोड़े बनाइए, बनाइए सभी लोग। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें सभी लोग। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें। सेवेंटीन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदा हरित है, तो इसका संबंध हो जाएगा भाई शिलांग से, ठीक है। मानसून का संबंध शिवालिक से हो जाएगा, ठीक है। एंड संतुलित का संबंध आपका नीलगिरी से हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव का संबंध पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आगे चलें, चलिए चलते हैं। निम्न में से जो है किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह। तो वो था सिपाहियों का विरोध, यानी कि 1857 की क्रांति। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? कई बार ये क्वेश्चंस अपनी क्लास में मैं करवा चुका हूँ। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर भाई किसे जोड़ती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर देखिए जोड़ती है किसे? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, तो जितने भी लोग 20 का बी आप जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? बताएं सब लोग, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? बताएं 21 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो वह है प्रशांतक। ठीक है, 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बताएं सब लोग, कूटक जो है किसमें नहीं पाया जाता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कुक्कुट या शुतुरमुर्ग या बतख या मोर में? तो कूटक देखिए शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल या कैरोटोनाइट या फाइकोसाइनिन या प्लास्टिड? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वह ध्यान रखिएगा, वह है कैरेटेनाइट। ठीक है, कैरोटोनाइट। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये। ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये जो हैं ग्लूकोज के बहुलक हैं। ठीक है, 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। काली मौत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहा जाता है? तो ये प्लेग को कहा जाता है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में जो है किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी वजह ज़्यादा दिखते हैं तारे पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट भी कर सकते हैं आप लोग इस प्रश्न को। चलिए, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण जो है एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? 28 का जवाब दें सब लोग। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग जो है एक समान हो सकता है। ठीक है, यही होना चाहिए। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसमें ज़्यादा मैं समय देता हूँ आपको। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री जो है नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा सभी ऑप्शन को। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकते हैं। ठीक है, 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
भारत में जो है सबसे अधिक पदक जो है किस ओलंपिक में जीते? भारत ने सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह कहलाता है सोनार। तो जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं बता दूं सोनार द्वारा जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है और इसके लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। LAN किसका लघु रूप है? ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। LAN किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिलिकेट। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आना भी स्टार्ट हो गया है आंसर 33 का। गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करो और लास्ट में भी आप लोग बताया करें आपका कितना स्कोर अभी जा रहा है। निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्रयोग जो है किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? तो वो है आपका कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट है आपका। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं क्या प्रभाव पड़ता है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या आयतन? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो वो है अपचयन। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अपतरण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? बताएं सभी लोग 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो है आपका जल संबोल। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप में चेरनोबिल नभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड जो है फैल गए थे? बताएं ये घटना कब हुई थी? 1979, 1980, 84 या 86? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह जो घटना हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1986। डी करेक्ट हो गया। चलिए, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? बताएं इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? सभी लोग बताएं इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में से किसे जो है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? सभी लोग जवाब दें। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? बताएं उसे किस स्थिति में होना चाहिए? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो उसे केवल तंत्रिकी प्रकारों का अवसान होना चाहिए, इसी स्थिति में होना चाहिए। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? बताएं चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? नाइट्रोजन, गंधक, जल, ऑक्सीजन। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
तो चंद्रमा पर जल तथा वायु अनुपस्थिति के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोशुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो नोट कर लीजिएगा, सिक्किम में मनाया जाता है ये, ठीक है। चलिए, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के जो है मिले थे, ये आपको बताना है। 43 का जवाब दें सब लोग। किन भिन्न श्रेणियों के मिले थे, तो ये मिला था भौतिक तथा रसायन में, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। 44 का जवाब दें सब लोग। प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए इसमें। तो इसमें देखिए, ट्रॉम्बे को अगर हम छोड़ दें तो सभी तीनों, जैसे आपका तारापुर हो गया, कलपक्कम हो गया, नरोरा हो गया, ये सब क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ट्रॉम्बे, इसमें ट्रॉम्बे अलग हो जाएगा, प्रतिकूल स्थान हो जाएगा, ठीक है। 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो वो राजस्थान राज्य है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसे जो है उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है किसे? तो यह माना जाता है FiL को, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? उस उद्योग का नाम बताएं जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो वो है कपड़ा उद्योग। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा, बच्चों वाला प्रश्न है। 48 का बाघ हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य की पशु पूछे तो बारहसिंगा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? बताएं, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में किए थे, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना, यही उद्देश्य था अवध के एका आंदोलन का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी BET एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। 250 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस को ज्वाइन करें। और अभी टॉपिक वाइज क्लास होगी, उन क्लासेस को देखकर आपको नोट्स बनाना है और रिविजन करना है। अच्छे खासे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।